तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ इमॉर्टल स्क्रिप्चर जेड को पूरी ही तरीके से कल्टीवेट करके अपने दाव की इमॉर्टल फाउंडेशन को बना लेता है और साथ में शी हाउ ने इस स्क्रिप्चर को अपने साथियों में बांट दिया होता है क्योंकि वो चाह रहा होता है कि उसके साथ साथ उसके साथी भी पावरफुल बने क्योंकि उन लोगों के ऊपर आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मुसीबत जो आने वाली है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, शी हाउ की मूवी आ चुकी है तो इस एपिसोड पे 3 के लाइक और 1 के कमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा। मैं तुरंत 2 घंटे की मूवी इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस टारगेट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। तो अब मेरे प्यारे से दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम इस एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ट्रेजर लैंड के 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेकंड कौंसल एल्डर कहते हैं कि 1 साल का वक्त पूरा हो चुका है और बॉर्डर वेस्टलैंड की तरफ जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना। आज का ये जो मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है इसमें आप लोगों की रैंकिंग तय नहीं की जाएगी बल्कि आप लोगों को अपने दाव को साबित करना होगा कि आखिर आपका दाव हार्ट कितना ज़्यादा मजबूत है और आपकी जो बैटल इंटेंट है वो कितनी ताकतवर है। और इनमें से जो टॉप 100 होंगे वही रिप्रेजेंट करेंगे 9 हेवन 10 अर्थ को बॉर्डर वेस्ट लैंड के अंदर। तभी हम देखते हैं कि सारे ही कल्टिवेटर वहां पे आ चुके थे सिवाय शी हाउ के। तभी वहां पे थर्ड कौंसल एल्डर कहते हैं कि वक्त आ चुका है, जो भी बॉर्डर वेस्टलैंड जाना चाहते हैं आगे बढ़ो और अपने दाव को साबित करो। कौन सबसे पहले आना चाहेगा? तभी वहां पे लिटिल किंग सबसे पहले आता है और एल्डर्स को ग्रीट करके उनसे कहता है कि एल्डर्स, क्या इमॉर्टल एंशिएंट वॉर के दौरान मेरे फादर स्काई हॉर्न आर्ट किंग, क्या उन्हें वाकई में एंशिएंट एंसेस्टर आलन फॉरेन रैलम का उसने ही मेरे फादर को मारा था? तभी थर्ड कॉन्सलेटर कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हारे पिता ने भी उस जंग में आलन को गहरी चोट दी थी। तभी लिटिल किंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो बॉर्डर वेस्ट लैंड ही असली दाव ऑफ अल्टीमेट बैटल है। इस दुनिया में पैदा हुआ कोई भी मर्द इस शानदार जंग को मिस नहीं कर सकता है। मैं भी इस जंग में शामिल होऊंगा। ये कहने के साथ वो मल्टीपल फीस्ट अटैक अपने अपोनेंट के ऊपर करके उसे वहीं पे जमीन पे गिरा देता है और अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेक करके अपनी ट्रू एबिलिटी को तो नहीं मगर हाँ अपनी 10% पावर को शो करता है क्योंकि अभी तक लिटिल किंग ने इमॉर्टल स्क्रिप्चर की पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। और तभी हमें डिवाइन एकेडमी के यंग सुप्रीम को दिखाया जाता है जो कि बैटलफील्ड में आते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि इमॉर्टल एंशिएंट वॉर के दौरान इमॉर्टल किंग हमारे ही रैलम के गद्दारों के हाथों शहीद हुए थे। एल्डर्स, क्या ये सच है? तभी वहां पे थर्ड कौंसल एल्डर कहते हैं कि अनडाइंग इमॉर्टल किंग और साथ में 6 पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग, ये दोनों ही अपनी पूरी जिंदगी में कभी हारे ही नहीं थे, लेकिन हमारे ही कुछ गद्दारों ने घात लगा करके उनके ऊपर पीछे से अटैक किया जिसकी वजह से वो शहीद हो गए। तभी वहां पे यंग सुप्रीम कहता है कि मेरा दाव असल में सच की तलाश करता है। मैं जरूर जाऊंगा बॉर्डर वेस्टलैंड के अंदर सच को ढूंढने के लिए और उन धोखेबाजों को पकड़ने के लिए। तभी वहां पे एंट्री होती है जिन हान की, जो कि कहता है कि मेरा दाव है अनडाइंग लॉर्ड की मिसाल को फॉलो करना और इनविजिबल दाव पर चलना। यही है दाव ऑफ किंग जो सारे हेवन पर हुकूमत करेगा। और तभी वहां पे एंट्री होती है ब्लैक ड्रैगन की, जो कि आते के साथ अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि दाव किंग, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। अगर बॉर्डर वेस्ट लैंड गिर गया तो फिर कौन सी दुनिया बचेगी? मेरा दाव है इनविजिबल सेपरेशन का दाव, सबको दबाकर सबको रोक कर जीतना। और वहीं पे हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन भी अपनी पावर को वहां पे शो कर रहा होता है जो कि यकीनन काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है जी हान के सामने। ये दोनों ही एक दूसरे से फाइट करते हैं और एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं मगर तभी वहां पे अगली फाइट में एंट्री होती है शी हाउ के सेकंड ब्रदर की, जो कि कहता है कि मेरी डबल पीपल आई जन्म से ही एक इनविजिबल दाव है। मेरा दाव सिर्फ एक है, मैं सुप्रीम हूँ। मैं अपने दुश्मनों को अपने पैरों तले कचल दूंगा। कोई भी मेरा दुश्मन मेरी आंखों से बच नहीं सकता है, भले ही वो पाताल के किसी भी कोने में छुप क्यों ना जाए। मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा और मार दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करता है और तभी वहां पे एंट्री होती है शी हाउ के थर्ड ब्रदर की, जो कि कहता है कि मेरे बड़े भाई अब आगे बढ़ रहे हैं
तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। मेरा दाव है लोगों की हिफाजत करना, अपनों को बचाना, अपनों को प्रोटेक्ट करना। यही है मेरे दाव की पावर। ये कहने के साथ वो अपने दोनों ही डिवाइन बोन की पावर को एक्टिवेट करता है। तभी वहां पे होंग आता है जो कि कहता है कि हर पहाड़ पर वफादार लोगों की हड्डियां दफन है और साथ में अपने घर लौटने के लिए हॉर्स के लेदर में लिपट कर आने की जरूरत नहीं है। मेरे मास्टर ने कभी कहा था एक दिन कोई ना कोई तुझे दफन करेगा। शायद वो फ्यूचर बोला हुआ जुमला अब वाटर वेस्टलैंड के अंदर ही सच होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे होंग अपनी 10,000 स्वॉर्ड को आपस में फ्यूज करके एक जाइंट से स्नेक को समन कर लेता है और उसकी अपोनेंट होती है रैबिट गर्ल। जहां पे रैबिट गर्ल अपने डिवाइन मिरर का इस्तेमाल करके सीधा ही होंग से फाइट कर रही होती है और एक ही अटैक में रैबिट गर्ल ने होंग के जाइंट से स्नेक को मार गिराया होता है और वो सीधा जमीन पे गिरती है। जहां पे रैबिट गर्ल कहती है कि होंग, मैं यहाँ पे फाइट को जीत चुकी हूँ, मगर मैं यहाँ पे कोई दाव यानी कि मार्ग को नहीं जानती हूँ कि मुझे किस लक्ष्य पे जाना है, मुझे क्या करना है। बस मैं इतना जानती हूँ कि जहाँ पे शी हाउ और तुम लोग जाओगे मैं वहीं पे जाऊंगी। दोस्तों, दाव की यहाँ पे जो बात हो रही है वो है इंटेंशन, यानी कि बैटलफील्ड के अंदर आप क्यों जाना चाहते हैं और आखिर आपकी सोच विचार क्या है। और तभी हम वहाँ पे जिन हान को देखते हैं जो कि टेलीपैथी के थ्रू अपने जूनियर डिसेबल से कहता है कि शी हाउ को यहाँ पे ललकारो और उसकी पावर को चेक करो। भी वहां पे जिन फैमिली का वो कल्टीवेटर कहता है कि मैंने सुना है कि शी हाउ एक ग्रेट कल्टीवेटर है, मगर फिर भी जब आज खुद को साबित करने की बात आई है तो वो कहीं कोने में अपना चेहरा छुपा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक साल में उसने अपनी कल्टीवेशन में कोई प्रोग्रेस ही नहीं किया है। ऐसे बुजदिलों की तरह शी हाउ छुपे क्यों हो? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ और मुझसे लड़के दिखाओ। यहाँ पे जी हान चाह रहा होता है देखना कि आखिर शी हाउ ने कितना प्रोग्रेस किया है। तभी जिस जगह पे शी हाउ कल्टीवेशन कर रहा था वो पूरी ही जगह वहां पे वाइब्रेट करने लगती है। इस ट्रेजर लैंड के अंदर जो वो मेंशन था वो पूरा शेक करने लगता है और तभी एक डिवाइन ऑरा बादलों को चीरता हुआ सीधा ही आसमान की ओर जाता है और वहां पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि चारों ही तरफ शी हाउ का डिवाइन ऑरा फ्लोट कर रहा होता है। उस ऑरा को ही देख करके सबके होश उड़ चुके थे। अभी वहां पे सेकंड कौंसिल एल्डर कहते हैं कि शी हाउ का ब्लड अब गोल्डन लिक्विड जैसा हो चुका है। ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन से वो फिर एक नई जिंदगी में कदम रख चुका है और यहाँ से जाने से पहले शी हाउ ने एक और अचीवमेंट हासिल कर ली है। तभी शी हाउ सीधा ही उस जिन फैमिली के कल्टीवेटर से कहता है कि आखिर तुम्हारा दाव क्या है? अपने मास्टर की मुश्किल हल करना या बस जोर से चिल्लाना या फिर कुछ और? ये सुनकर के यहाँ पे जिन फैमिली का कल्टीवेटर कहता है कि अब यहाँ पे बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो, तुम बेवजह ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करो और मुझसे लड़ो। अब यहाँ पे वो सीधा ही शी हाउ को ही धमकी दे रहा होता है, जिसे सुन करके रैबिट गर्ल का तो मन कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे, मगर तभी शी हाउ सिर्फ अपना राइट हैंड उठाता है और अपनी फिंगर के अंदर स्पिरिचुअल पावर को गैदर करता है। अब उसकी ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके उस जिन फैमिली के कल्टीवेटर की हालत तो खराब हो चुकी थी, मगर तभी फर्स्ट कौंसिल एल्डर कहते हैं कि शी हाउ तुम्हारा दाव क्या है? यानी कि एम्बिशन। मान लो अगर शी हाउ पूरा ही हेवन तबाह हो जाए, सारे रेलम्स खामोश हो जाएं और हेवन एंड अर्थ के अंदर कोई बचे ही ना, सिर्फ तुम आगे बढ़ रहे हो, अकेले लड़ रहे हो, अकेले सब दुश्मनों का बोझ उठा रहे हो, खून की आखिरी बूंद तक, जवानी की गर्म हवा से लेकर बालों के सफेद सर्दी तक, जब तुम्हारी वाइटल ब्लड पूरी ही तरीके से खत्म हो रही हो, तब भी क्या तुम लड़ोगे? वहीं पे शी हाउ अभी भी उनकी बातों को सुन रहा होता है और इमेजिन कर रहा होता है उन सारे ही पल को जो यहाँ पे फर्स्ट कौंसिल एल्डर शी हाउ से कह रहे होते हैं। तभी वहां पे शी हाउ को गॉडेस लियो की बात याद आती है और शी हाउ उसी शब्द को याद भी करने लगता है जहाँ पे गॉडेस लियो ने कहा था कि अगर एक दिन ऐसा आए जब तुम इस पूरी दुनिया में इनविजिबल हो जाओ, फिर भी रिवर ऑफ टाइम में तन्हा खड़े रहो, हमेशा के लिए पीछे मुड़कर बस ग्रेट दाव को अपना साथी बनता देखो, तो फिर उस तन्हाई का जवाब क्या होगा शी हाउ? तभी वहां पे शी हाउ कहता है कि उस जंग में मैं आपके साथ खड़ा होना चाहूंगा, उस जंग में अपनी आंखों के सामने मैं आपको देखना चाहूंगा गॉडेस लियो। ये कहने के साथ शी हाउ की आंखें वहां पे नम हो जाती हैं अपनी टीचर को याद करके। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे शी हाउ अपनी आंखों को धीरे धीरे करके सभी के सामने खोलता है और कहता है कि मेरा दाव, मेरा मार्ग सिर्फ एक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इन तीनों ही टाइमलाइन के हर वक्त में अपने सब दुश्मनों को काट डालना, मार डालना।
कोई भी मेरे सामने टिक ना सके, क्योंकि मैं विनाश का दूसरा नाम हूँ, शी हाउ। ये सुनना ही था, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी ने भी यहाँ पे ये सोचा नहीं होता है कि शी हाउ ये जवाब देगा। तभी वहाँ पे सेकंड कौंसल एल्डर कहते हैं कि टॉप 100 का फैसला हो चुका है, तुरंत टेलीपोर्टेशन एरे के ऊपर खड़े हो, तुम सभी लोग अब इंपीरियल सिटी बॉर्डर वेस्टलैंड के अंदर जाने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि सारे ही कल्टिवेटर टेलीपोर्टेशन एरे के ऊपर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे शी हाउ आसमान में बॉर्डर वेस्टलैंड यानी कि इंपीरियल सिटी की ओर देख रहा होता है। तभी शी हाउ अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी बीवी, अपने ग्रैंडपा और अपनी पूरी ही फैमिली को याद करता है। उन्हें मिस करते हुए शी हाउ कहता है कि प्लीज़ आप सभी लोग मेरा इंतज़ार करिएगा, मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलने के लिए आऊँगा, मगर उससे पहले मुझे आप सभी लोगों के लिए एक खुशहाल दुनिया बनानी है, जहाँ पे आप लोगों को कोई भी खतरा ना हो। ये कहते हुए शीहाव की आंखें नम होती हैं और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें इंपीरियल पास की इनर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शीहाव की पूरी ही टीम टेलीपोर्ट होकर के पहुंच चुकी थी। तभी वहां पे सेकंड कौंसल एल्डर कहते हैं कि ये बैटलफील्ड किसी पर रहम नहीं करती है, क्योंकि उन लोगों के सामने कई सारे कफन जा रहे होते हैं। तभी वहां पे सेकंड कौंसल एल्डर कहते हैं कि ये जंग बहुत ही ज्यादा बेरहम है। यूं समझो इतने लाखों लोग जंग के लिए गए थे, मगर सिर्फ कुछ गिने चुनों की लाशें वापस आ रही हैं। और तभी सारे ही कल्टीवेटर उन शहीदों के लिए प्रे करते हैं, मगर तभी वहां पे शीहाओ के सामने एक जाइंट सा ट्री उसे नजर आता है। शीहाओ उस विशाल से ट्री को देख के एकदम कंफ्यूज हो जाता है और भागते हुए तुरंत थर्ड कौंसल एल्डर के पास आता है और उनसे कहता है कि एल्डर, आखिर ये विशाल ट्री है क्या? तभी थर्ड कौंसल एल्डर कहते हैं कि ये इमॉर्टल एंशिएंट एरा का है, हमारे रैलम की सबसे शक्तिशाली गार्डियन स्पिरिट है। ये एक सुप्रीम इमॉर्टल ट्री की मौत के बाद बचा हुआ हिस्सा, उस जंग की ब्लैक लाइटनिंग कहा जाता है, आज भी चमक रही है, देखो ना। और ये लाइटनिंग पावर एक फॉरेन रैलम के इमॉर्टल की थी। तभी वहां पे शीहाओ अपनी आंखों को बंद करके कहता है कि गॉडेस लियो, ये वही है। तभी वहां पे थर्ड कौंसल एल्डर कहते हैं कि लीजेंड्स के हिसाब से ये अकेले फॉरेन रैलम के अंदर घुस गई थी, वो भी एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बल्कि 9 बार ये अंदर गई और 9 बार बाहर आई, दुश्मनों को मारने के साथ। उनको मार के उनके खून में नहा करके फॉरेन रैलम के डीमन गॉड्स इसका नाम सुनकर के कांप जाते थे। लेकिन इमॉर्टल एंशिएंट एरा के आखिरी दिनों में जब हमारे एक्सपर्ट कम पड़ने लगे, ये फिर उठ खड़ी हुई एक अंतिम बेमिसाल जंग लड़ने के लिए। अनंत रोशनी के बाद ये दुख के साथ शहीद हो गईं। कहते हैं मौत इनका आखिरी मोड़ नहीं था, शायद इन्होंने अपने पास्ट को काट दिया था और साथ में इन्होंने अपनी इमॉर्टल बॉडी को यहाँ पे छोड़ दिया हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और अपनी सोल को, अपनी स्पिरिट को एक सीड में उन्होंने बदल दिया कि ताकि वो बाहर की दुनिया में एक बार फिर दोबारा जन्म लेकर के वापस निर्वाणा के रास्ते यहाँ पे लौट सकें। यही कहानी है हमारे ग्रेट गार्डियन की। यहाँ पे शीहाओ गॉडेस लियो की कहानी में इतना खो जाता है, अपने टीचर की कहानी में इतना मनमोहित हो जाता है कि उसे आसपास में क्या चल रहा है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो सिर्फ उन सारी बातों को इमेजिन कर रहा होता है और खुद को भी वहां पे फील कर रहा होता है। तभी होंग चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर शीहाओ, आखिर तुम खड़े क्यों हो? आखिर आपको किस चीज का इंतजार है? तभी शीहाओ वहां पे हल्का सा होश में आता है और खुद की आंखों को झटकता है, मगर तभी वहां पे सेकंड कौंसल एल्डर कहते हैं कि हम यहीं तक तुम्हारा साथ देंगे। ये कहने के साथ वो वहां पे हर क्लैन के कल्टीवेटर्स को आवाज देते हुए कहते हैं कि आगे बढ़ो और आओ और अपने वॉरियर का स्वागत करो, इन्हें अपने साथ ले करके बॉर्डर वेस्टलैंड के अंदर यानी कि इंपीरियल सिटी के अंदर लेके जाओ। ये कहने के साथ वो लोग वहां से धीरे धीरे करके टेलीपोर्ट होकर के वहां से जाने लगते हैं। जैसे ही वो तीनों ही कौंसल एल्डर वहां से गए थे, शीहाओ की पूरी ही टीम के सामने, उन सारे ही कल्टीवेटर्स के सामने मल्टीपल क्लान्स के पोर्टल्स अपीयर होने लगते हैं। तभी वहां पे होंग सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि मेरे मास्टर को तो ये तक याद नहीं होता है कि आखिर वो किस जगह पे सो रहे हैं, तो क्या घंटा मुझे और मेरे साथियों को लेने के लिए वो यहाँ पे आएंगे? ये कहने के साथ वो बेचारा अपने साथियों के पास चला जाता है बातचीत करके अपने दिल को बहलाने के लिए, मगर तभी वहां पे उन लोगों के पीछे से वोंग फैमिली से वोंग चैंग ली आता है, वोंग जी और साथ में जिन हान को रिसीव करने के लिए।
तभी हम वहाँ पे वोंग चैंग ली को देखते हैं जो कि कहता है कि वोंग जी, हमारे क्लैन की हेवन ब्राइड, फाइनली मेरी बेटी तुम यहाँ आ गई हो। तभी वोंग जी अपने एंसेस्टर को ग्रीट करती है। तभी वहाँ पे वोंग चैंग ली सीधा ही जिनहान की ओर देखते हुए कहता है कि जिनहान, तुम सच में इमॉर्टल विल के लायक हो। तुम अपने जिन फैमिली के एक ग्रेट कल्टीवेटर हो। तुम्हारी दाव बोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हेवन भी तुम्हें सप्रेस कर दे तो उसके सप्रेशन के बावजूद तुम इनविजिबल कहलाओगे। और जितने भी तुम्हारे उम्र के कल्टीवेटर हैं उनमें तो तुम सबसे ज्यादा काबिल और उतने ही ज्यादा पावरफुल हो। इसलिए हम तो अपनी वोंग जी को तुम्हारे हवाले खुशी खुशी सौंपते हैं और अब हम सुकून से इस जंग में लड़ भी सकते हैं। मगर तभी उन लोगों की नजर शी हाओ के टीम के ऊपर पड़ती है जहां पे वोंग चैंग ली कहता है कि ये तीनों ही शी क्लैन के वो कल्टीवेटर है ना जो कि असल में गंदे और धोखेबाज खून से बिलोंग करते हैं। और देखो तो भला, इन गद्दारों के खूनों को कोई लेने भी नहीं आया है। ये बात सुनकर के शीहाओ की पूरी ही टीम एकदम फायर हो चुकी थी जहां पे शीहाओ का थर्ड ब्रदर गुस्साते हुए कहता है कि अभी क्या बोला तूने? किस हक से तुमने यहाँ पे हमें गंदा खून बोला? आखिर किस हक से तुमने ये कहा कि हमारे एंसेस्टर ने गद्दारी की थी? तभी वहां पे वोंग चैंग ली कहता है कि ये बात तो इंपीरियल पास में सभी लोगों को पता है और तुम लोग तो माफी के लायक भी नहीं हो। तभी वहां पे शीहाओ का थर्ड ब्रदर आगे बढ़ता, मगर तभी शीहाओ कहता है कि रुक जाओ, कोई फायदा नहीं है। वैसे ही ये लोग एक नंबर के मुजरिम हैं। ये सुनकर के वोंग चैंगली अपने ऑरा को गुस्से में रिलीज करता है। तभी शीहाओ कहता है कि इन लोगों को तो जबरदस्ती बॉर्डर वेस्टलैंड के इंपीरियल पास के अंदर भेजा गया है कि ये लोग आकर के यहाँ पे जंग में शामिल हों, क्योंकि ये लोग पीठ पीछे हमारे ही सेक्ट के अंदर घुस करके चोरी कर रहे होते हैं और हम लोग यहाँ पे जंग पे लड़ रहे थे। तभी वहां पे शीहाओ का सेकंड ब्रदर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। ये पुरानी हड्डियां, ये बुढ़े अपनी सजा ऑलरेडी काट रहे हैं और इन्हें हक किसने दे दिया कि ये हमसे सवाल करें? ये खुद एक नंबर के मुजरिम है। मगर तभी वोंग चैंगली कहता है कि खामोश हो जाओ, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात तुम्हारे शी क्लैन के गंदे खून की, तो इंपीरियल पास के अंदर सब कोई जानता है, जाके उनसे पूछ लो। अब ये सुनकर के वहां पे जिन फैमिली का एक एल्डर ठीक वोंग चैंगली के बगल में खड़ा होता है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि बिल्कुल वोंग चैंगली सही कह रहा है, क्योंकि एक टाइम था शी क्लैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उन्हीं लोगों ने तो बॉर्डर वेस्टलैंड के अंदर फॉरेन रैलम के लोगों से जंग छेड़ दी थी। उनका खून एकदम गंदा है और उन लोगों ने जो गुनाह किया है उस गुनाह को कभी भी कोई ढक नहीं सकता है। इसीलिए तो तुम लोगों का खून असल में गंदा है। और जितने भी हमारी यंग जनरेशन के कल्टीवेटर्स हैं वो सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिर शी क्लैन ने कितना बड़ा धोखा हमें दिया था। ये कहने के साथ वो सब के सब यहाँ पे शी क्लैन की बेइज्जती कर रहे थे। मगर तभी वहाँ पे गु मिंग दाओ, जो कि असल में निंग चुआन का सीनियर एल्डर था, जो कि शी हाओ का पुराना दुश्मन है, वो सीधा ही कहता है कि इन गद्दारों को, इन गंदे खूनों को यहाँ पे पूरी ही तरीके से बहुत पहले ही मिटा देना चाहिए था। इनके ऊपर जब भी मेरी नजर पड़ती है तो मुझे अंदर से घिन आती है और चिढ़ मचती है। यह सुनकर के अब यहाँ पे शीहाओ के भाइयों से रहा नहीं जाता है। वो लोग आगे बढ़ते उससे पहले ही उनका बड़ा भाई यानी कि शीहाओ आगे बढ़ते हुए अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारी औकात कैसे हुई? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? ये कहने के साथ अब यहाँ पे दोनों ही पार्टी अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके एक दूसरे को सप्रेस करने लगते हैं। तभी वहां पे गो मिंग दाओ कहता है कि शीहाओ, अगर तुमने ग्रेट रेड स्काई के अंदर उन फॉरेन रैलम के 10 किंग्स को किस्मत से हराया ना होता तो आज मैं तुम्हें सबक सिखा देता। मगर यहाँ पे तुम्हें अपने शी क्लैन के सरनेम से इतनी दिक्कत है ना, तो उसे बदल दो, तो हो सकता है कि लोग उस सरनेम को भूल जाएं और तुम लोगों को भूल करके माफ कर दें। ये सुनकर के शीहाओ का थर्ड ब्रदर आगे बढ़ता है, मगर तभी होंग उसे संभालते हुए कहता है कि अरे छोटे भाई मेरे, रहने दो, कम से कम तुम्हारे साथ मैं तो हूं ना। मैं भी किसी का दामाद या फिर लाडला नहीं हूँ। किसी ने मुझे लेने का कष्ट नहीं किया। तभी वहां पे गो मिंग दाओ कहता है कि तुम लोगों का पूरा ही क्लैन शर्म के पिलर पे टांग दिया गया है, जो कि जिंदगी भर बदबू मारेगा। तो तुम जैसे बदनसीबों को आखिर कौन लेने आएगा? क्योंकि लिए मैंग तियान जेंग के जितने भी डिसेंडेंट थे वो बहुत पहले यहाँ से जा चुके हैं। तुम लोग तो बिल्कुल लावारिस हो। ये कहने के साथ वो सभी लोग यहाँ पे शीहाओ की पूरी ही टीम के ऊपर हंसने लगते हैं, उन लोगों का मजा ले रहे होते हैं। मगर तभी पीछे से एक लेडी की आवाज आती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ
इन्हें लेने के लिए। तुम लोगों को कोई तकलीफ है? अब उस लड़की को देख कर के सबके होश उड़ जाते हैं, जैसे कि ये कोई बहुत पावरफुल क्लैन से बिलॉन्ग करती हो। वो आते के साथ पूरे ही माहौल को एकदम बदल देती है। सब के सब यहाँ पे उस लेडी को देखने लगते हैं, जहाँ पे जो लोग अभी शीहाओ के लिए उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, उनकी बोलती यहाँ पे बिल्कुल बंद हो चुकी थी। इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।